नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, असम के एक सिटिंग सांसद प्रद्युत बोरदोई का अचानक से कांग्रेस से इस्तीफा देना और बीजेपी में शामिल हो जाना राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को असम चुनाव से ठीक पहले ये झटका बीजेपी और हेमंता बिस्वा शर्मा का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन मैं सोच इसके विपरीत रखता हूं। मुझे लगता है कि 2 दिन से जो कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग को लेकर एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ था, उसके बीच में ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। जी हां, मैं ये मानता हूं ये कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है कि कांग्रेस ने जो नया तरीका चुना है, नए रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते पर चलने की ये पहली कामयाबी है। और वो रास्ता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से ठीक करना है, सही लोगों को विधानसभा, सही लोगों को संसद में पहुंचाना है। उसकी शुरुआत असम से की गई थी, जब प्रियंका गांधी को उस टीम का लीडर बनाया गया जो स्क्रीनिंग कमेटी यानी जो उम्मीदवारों का चयन करेगी। उम्मीदवारों के चयन में साथ में कौन? इमरान मसूद, भूपेश बघेल और DK शिव कुमार। अब ऐसे में अगर आप ध्यान से देखिए, प्रद्युत बोरदोई जो गए हैं सांसद, उन्होंने पार्टी छोड़ने का क्या रीज़न दिया? उन्होंने कहा पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्हें एक उम्मीदवार से दिक्कत थी और पार्टी ने उन्हें टिकट दी है, और जिन्हें वो क्रिमिनल कहते हैं कि क्रिमिनल को कैसे पार्टी टिकट दे सकती है, ये उन्होंने रीज़न दिया। हालांकि पार्टी ने अभी इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही है, लेकिन आप अगर राजनीति को समझते हैं, राजनीति का विश्लेषण करना जानते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि टिकट जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो टिकट दी किसने? उस स्क्रीनिंग कमेटी ने जिसकी चेयरपर्सन प्रियंका गांधी, उस स्क्रीनिंग कमेटी ने जिसकी जो पूरी टीम है वो दिल्ली से गई है। और उनको जो टीम को भेजा गया है, जिम्मा क्या था? जिम्मा ये था कि स्थानीय नेता कई बार गलत लोगों को रिकमेंड कर देते हैं, गलत लोगों की जो है वो टिकट दावेदारी मजबूत हो जाती है। ऐसे लोगों को टिकट ना मिले, सही लोगों को टिकट मिले, ये जिम्मेदारी है, और वो निभाई इस टीम ने। और अब तक जितने उम्मीदवार घोषित किए हैं कांग्रेस ने, उसी में से एक वो उम्मीदवार भी है जिसको लेकर प्रद्युत को दिक्कत थी। इसका मतलब पहली बात तो यह है कि प्रद्युत जिसको टिकट दिलवाना चाह रहे थे, वो टिकट प्रियंका गांधी की टीम ने नहीं दी। दूसरा, अब आप तार जोड़िएगा अपने आप। याद कीजिए, कुछ दिन पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक चैनल के स्टेज पर कहा था कि कांग्रेस में कम से कम 30 लोगों को मैं टिकट दिलाऊंगा। कहा था ना हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि 30 लोगों को टिकट दिलाऊंगा। हेमंता बिस्वा शर्मा की पूरी कोशिश थी वो 30 टिकट दिलवाने में, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। और उसी कोशिश का एक हिस्सा था ये जो प्रद्युत जिसको टिकट दिलवाना चाहते थे। हेमंता बिस्वा शर्मा की पूरी प्लानिंग फेल हो गई। हेमंता बिस्वा शर्मा जिसको टिकट दिलवाना चाहते थे, नहीं मिला। प्रद्युत के जरिए टिकट का प्रेशर बना रहे थे, नहीं मिला टिकट किसी और को मिला। तो मजबूरी में कोई तो मैसेज देना था ना। चुनाव है, साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे बीजेपी अपनाती है, कोई मैसेज तो देना था। तो सबसे बढ़िया यही हुआ कि अब बचे भागते भूत की लंगोटी सही, क्यों ना एक सांसद का इस्तीफा करवा के उसे कांग्रेस में शामिल करवा दिया जाए। ठीक है, कांग्रेस को एक सांसद की कमी हो गई, लेकिन ओवरऑल ये कांग्रेस की नई कोशिश की कामयाबी है और टीम प्रियंका गांधी की कामयाबी है। इसीलिए प्रियंका गांधी से जब इस पर पूछा गया तो प्रियंका गांधी का रिएक्शन भी बड़ा सादा हुआ था। It's very unfortunate, and I think he was upset over one ticket allocation, and I think that I wish that we had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. अब ये बताइए, प्रियंका गांधी, चलिए एक पॉइंट ये हो गया कि टीम की कामयाबी। दरअसल इस जो प्रद्युत सांसद गए हैं, इनके 3 कारण
जो मैं समझ पा रहा हूं, 3 एंगल से इसका विश्लेषण कर पा रहा हूं। पहला, मैंने आपको बता दिया कि टीम प्रियंका गांधी की कामयाबी की पहली झलक है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। दूसरा कारण जो मोटे तौर पे समझ में आता है, वो कारण यह है कि असम में सारे सर्वेज कहते हैं बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। सारे सर्वेज कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा रिपीट कर रहे हैं। अब अगर जो आदमी इतना विश्वास है कि मेरी सरकार रिपीट हो रही है, जब सब जगह से रिपीट की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है, तो फिर ये ऑप्टिक्स क्यों अपनाए जा रहे हैं? ये राजनीतिक गुटबाजियां या राजनीतिक खरीद फरोख्त या जोड़ तोड़ क्यों करी जा रही है? इसका मतलब साफ है। चाहे वो प्रद्युत को ले लीजिए, चाहे थोड़े दिन पहले जो वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे बीजेपी में कांग्रेस को छोड़कर, या जो पूर्व विधायक सस्पेंडेड विधायक शामिल हुए थे, ये सब के सब एक ही चीज की इशारा करते हैं कि किसी तरह से असम में गौरव गोगोई को कमजोर करना है। और गौरव गोगोई को कमजोर करने के लिए सारी कवायदें की गई। लेकिन गौरव गोगोई को क्यों कमजोर करना पड़ रहा है? क्योंकि गौरव गोगोई हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। इसका मतलब जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत मजबूत है, वो सब झूठ है। असल में हेमंता बिस्वा शर्मा अंदर से बहुत डरे हुए हैं, इसलिए हर हथकंडा अपना रहे हैं कि किसी तरह से गौरव गोगोई कमजोर दिखे, गौरव गोगोई को कमजोर किया जाए, किसी तरह से कांग्रेस को कमजोर दिखाया जाए। उसी का नतीजा था कि ये जो बोरा की ज्वाइनिंग, प्रद्युत की ज्वाइनिंग और दूसरी ज्वाइनिंग, ठीक चुनाव के वक्त में क्या बीजेपी के पास लीडर्स की कमी है? अगर इसी को आप मोदी जी के उस बयान से जोड़िए, जब मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, ये तो मोदी जी की उस बात का बिल्कुल उलट है। ये तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो रही, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। अब कांग्रेस युक्त बीजेपी ठीक चुनाव से पहले पब्लिक के सामने जाएगी, तो चुना कौन जाएगा? बेसिकली तो कांग्रेस ही चुना जाएगा, चाहे आप जीत भी जाओ। यानी इस वक्त असम में कांग्रेस ही कांग्रेस है। सत्ता में कांग्रेस, विपक्ष में कांग्रेस, दोनों तरफ कांग्रेस ही है। तो वो कांग्रेस मुक्त भारत कहां गया है? तो बीजेपी मुक्त भारत हो रहा है। तो इससे आप मान के चलिए हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत कमजोर है। हेमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई से बहुत डरे हुए हैं। सबसे बड़ा दूसरा सबूत उसका ये है, There are always differences inside a party. I don't think difference. We have all in our political career faced differences and had strong opinions. I don't think that one difference of opinion over one seat is the reason to leave a party and join the rival. अब तीसरा एंगल यह है कि अभी अब इन सांसद महोदय का स्विच ओवर होना मान लीजिए, उससे पहले उड़ीसा में, बिहार में, हरियाणा में जो कांग्रेस के विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना, खास करके मुस्लिम विधायकों का क्रॉस वोट करना, यानी बीजेपी का सपोर्ट करना, यह बहुत सोचने वाली बात है। अब इस बात पे एक चीज ध्यान रखो, इस चीज को मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं और खुद मुस्लिम नेता हैं, वो कुछ कह रहे हैं। इमरान मसूद की आप पहले बात सुनिए और उस बात को जरा समझिए। लोगों को समझना चाहिए। देखिए, अगर लोगों ने समझ लिया, जनता ने समझ लिया कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ आए। अब हरियाणा में चुनाव हुआ, 2 मुसलमान एमएलए बीजेपी को वोट कर गए, तो वो बीजेपी के खिलाफ जीत कर आए थे, बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर आए थे। उड़ीसा के अंदर एक मुस्लिम लड़की ने बीजेपी को वोट कर दिया, वो बीजेपी के खिलाफ जीत कर आए थे, बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ जीत कर आए थे। तो ये जो आइडियोलॉजी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, ये बहुत खराब चीज है। मतलब आप जिस आइडियोलॉजी से जीत कर आ रहे हो, आप उसके बिल्कुल एकदम अपोजिट जाकर ज्वाइन करते हो, तो ये लोगों को समझना चाहिए। लोग जवाब देना शुरू कर देंगे तो बंद हो जाएगा, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। 100% सही बात कह रहे हैं इमरान मसूद। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था। देखिए, इस देश के मुसलमानों को अब ये बात खास करके समझना होगा
कि आप कैसे लोगों को चुनकर भेज रहे हो। जो लोग एंटी बीजेपी सेंटीमेंट पे वोट हासिल करके, आपका वोट हासिल करके संसद में या विधानसभा में पहुंचते हैं, वक्त आने पर वही लोग बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। ये नेता बहुत मिलेंगे इस तरह के, लेकिन ये बात पब्लिक को समझनी पड़ेगी, खास करके मुस्लिम मतदाताओं को समझनी पड़ेगी कि आपके वोटों का किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से आपके सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके जीत दर्ज करके उसको कैश किया जा रहा है। कमा ये लोग रहे हैं, निशाने पर आप लोग आते हैं। अब आप प्रद्युत बोरदोई की बात सुन लीजिए, या ये जो दूसरे हैं, ये दोबारा चुनाव में जाएंगे, अब बीजेपी की टिकट पर जाएंगे। पहले बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम डोमिनेट सीट से जीत के आए, आपका वोट लेके जीत के गए संसद में। ये तो खुद बीजेपी में चले गए, लेकिन जिन मुसलमान वोटरों ने इन्हें जिता के भेजा था उनको बीजेपी के निशाने पर ला दिया। यानी ये खाएंगे ये मलाई, ये पाएंगे अच्छा पद। भुगतेगी कौन? भुगतेगी वो जनता जो इन्हें बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए चुन के भेजती है। इसलिए पब्लिक को सब मालूम होता है, पब्लिक जानती है कि किस नेता की क्या क्रेडेंशियल है, कौन बिकने वाला है, कौन खरास होना है, पब्लिक सब जानती है। अब इमरान मसूद की बात को बिल्कुल सही मैं मानता हूं, अब पब्लिक को खुद सोचना होगा। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस ने मुसलमान दिया है तो उसको जिताओ ही, या समाजवादी ने जीता। क्रेडेंशियल देखिए आप कि कौन जीतने क्यों मिल, कौन आपका सही में आपको गाइड कर सकता है, कौन सही में आपका हमदर्द है। इसलिए इमरान मसूद वाले इस एंगल को भी सोचना होगा कि ये सोफिया फिरदौस का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, या फिर ये प्रद्युत का मामला हो, मुस्लिम वोट अब इसके बाद सोचने पर मजबूर होगा कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या हम लोगों के जो रहनुमा बनते हैं वो सही में हमारे रहनुमा है, या हमें बेचकर खुद ऐश कर रहे हैं, खुद का फायदा उठा रहे हैं। ये इस देश के मुस्लिम मतदाता के लिए एक संदेश इसमें छुपा है। दूसरा, ये जो हुआ असम में हुआ, उड़ीसा में हुआ, बिहार में हुआ, हरियाणा में हुआ, वहां पर अब गद्दारों के खिलाफ एक्शन की, कड़े एक्शन की मांग होने लगी। अब आप स्क्रीन पे देखिए, हरियाणा के 2 विधायक धरने पर बैठे हैं। किस मांग को लेकर? इस मांग को कि भाई जिन्होंने क्रॉस वोट किया और जिनके वोट रद्द हुए उनके नाम पब्लिक किए जाए। क्योंकि पहले इन दोनों पे, गोकुल सेतिया और जो दूसरी विधायक है, इन पे शक था। हरियाणा में लोग हवा बना रहे थे कि ये क्रॉस वोट करके बीजेपी को वोट देंगे, जबकि ये तो पार्टी के साथ खड़े रहे। दूसरे लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया, जिसमें 2 मुसलमान विधायक भी हैं। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का नाम पब्लिक किया जाए, उनको सबके सामने रखा जाए, और ना सिर्फ रखा जाए, जिस तरह से उड़ीसा में सख्त एक्शन लिया है, हर जगह पर सख्त एक्शन लिया जाए। ये अंदर की आवाज, पार्टी के अंदर से खुद का आवाज आ रही है। ये एक अच्छा सिग्नल है। वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी की ये बात सच हो जो उन्होंने कुछ साल पहले, 2-2.5 साल पहले कही थी। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। ये मेरा बेसिक मैसेज है। राहुल गांधी अभी भी इसी फॉर्मूले पे है कि मुझे डरपोक नहीं चाहिए, मुझे बिके हुए नहीं चाहिए। उनका एक और बयान आज बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने, जो उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी की सफाई तो मोदी जी कर रहे हैं, मुझे सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बात सही है, सफाई कर रहे हैं, तो उस सफाई में ज़रा खुद भी कुछ गंद निकालिए बाहर। पब्लिक को इस चीज़ की अभी ज़रूरत है, पार्टी को भी इसकी ज़रूरत है, मैसेजिंग की ज़रूरत है। और इस मैसेजिंग के खेल में कांग्रेस किसी भी हाल में पिछड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने कहा, पहले भी कई बार कहा, कि राज्यों के चुनाव के नतीजों से निष्कर्ष मत निकालिएगा। इसमें कांग्रेस को आपको बहुत जगह हार भी दिखेगी। असल लड़ाई 2029 की है।
अगर वो लड़ाई पे फोकस रहा, वो लड़ाई जीती, तो सारी चीज़ें जो अभी बीजेपी के फेवर में हो रही है वो सारी आपको कांग्रेस के फेवर में होती नजर आएंगी। बहुत से लोग कांग्रेस के दरवाजे पर वापसी के लिए खड़े होंगे। लेकिन अगर 2029 वाली लड़ाई में कुछ ढिलाई बरत दी, वो कहीं हाथ से निकल गई, न सिर्फ कांग्रेस, समूचे विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, समूचे इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, अगर कुछ भी ढिलाई बरती और वो 29 की जंग हाथ से छूट गई, तो मामला बहुत लंबा चला जाएगा। संघर्ष, मैं शायद कड़े शब्द कह रहा हूं, लेकिन बात मेरे हिसाब से सही है कि अगर 2029 में ये सत्ता रिपीट हुई तो फिर देश में लोकतंत्र लौटाने के लिए आज़ादी का दूसरा संग्राम शुरू करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।